बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरपी गुप्ता साहब अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, सोमेश अरोड़ा जी हमारे साथ सीए जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं जो कि सीए हैं, साथ ही साथ प्रदीप कुमार हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सोमेश अरोड़ा जी की तरफ रुख करेंगे। सोमेश अरोड़ा जी, क्या उम्मीद लगाकर बैठे इस बजट से, किसको क्या मिल सकता है, लोन कितना सस्ता हो सकता है, किस टैक्स स्लैब में नौकरी पेशा आएगा? नमस्कार रंजना जी, टोटल टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार सबको। देखिए, उम्मीदें रखना इस बजट से ज़्यादा सही नहीं होगा, बल्कि ये तो वो बजट है जिसमें हमें देनी है उम्मीदें वित्त मंत्री को कि हम एज अ नेशन क्या कुछ कर सकते हैं कंट्री के लिए। देखिए, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में हैं हम। आज तक 100 सालों में कभी भी 7.7% नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रस्तुत नहीं किया। इससे पहले 5 बार हमारी इकोनॉमी नेगेटिव मोड में गई। 1958 में गई जब वीक मानसून थी, 40 लाख टन हमें इंपोर्ट करना पड़ा, -1.2%। 1965-66 में जंग हुआ और अपना भुखमरी हुई, अनाज हमें इंपोर्ट PLA 480 में बंद कर दिया मंगवाना, -3.66%। 73 में एनर्जी क्राइसिस आया, 400% ऑयल का बिल बढ़ गया और -0.32% इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट में गई। और फाइनेंशियल ईयर 1980 में जो इससे सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेट था, -5.2% गई, क्योंकि फिर ऑयल शॉक हुआ और ईरान इराक वार हुई। इस बार -7.7% के साथ तो प्रस्तुत कर रही हैं। 100 साल में कभी भी कोई वित्त मंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसको इतनी नेगेटिविटी के साथ करना पड़ा। वो स्माइल कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका रेड बैग बहुत सिंबॉलिक है, इसमें शायद 14 इंचेस का टेबलेट है। इसकी भी हिस्ट्री है, वो छोटी आपको बता देता हूँ। जब ब्रिटिश लाया करते थे बजट, तो वो समुद्री जहाज से आता था अप्रूव होकर इंग्लैंड से, तो ब्राउन बैग में आता था ताकि समुद्री जहाज से आए तो उसको फंगस ना लगे। वो रीत चलती रही। ब्राउन ब्रीफ जो बैग था वो एक ब्रीफ केस बन गया। ब्रीफ केस से इन्होंने खादी का बैग बनाया। पिछली बार काफ़ी मोटा था, कागजात थे उस बार। इस बार काफ़ी छोटा हो गया साइज में, 14 इंचेस, हल्का भी हो गया, एक हाथ से उठाए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी इन्फेक्शियस स्माइल, एक देश जो कि प्रताड़ित है कोरोना से, उनके लिए इन्फेक्शियस स्माइल बहुत वेलकम है। हम चाहते हैं कि सारे कंट्री में फैले इस बजट के थ्रू, और हम ये भी चाहते हैं कि ये कोरोना की महामारी को दूर करे। हम इस किस्म का इन्फेक्शन चाहते हैं। ये स्माइल्स बहुत ही मधुर लग रही हैं हमें, और हम देखते हैं कि सेंसस ने भी शायद इसको अपनाया है। बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है जब वो जा रही हैं, तो नाउमीदी में भी उम्मीद है कि शायद वो कुछ ऐसा कर पाएंगी जिसपे उनको अपने आप पे फख्र है कि मैं बेशक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में हूँ। जहां तक हम हिंदुस्तान के नागरिकोों का है, ये वो वक्त है जब हमें उम्मीदें नहीं करनी, हमें उम्मीद देनी है सरकार को। तो ये काइंडली रखिए। मैं इस बजट एनालिसिस में 25 साल से जुड़ा हूं, मगर इस बार मैं किसी भी क्रिटिसिज्म को नहीं करूंगा बजट का, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये समय है जब देश को देना है, ये लेने का नहीं देने का वक्त है। संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीए हैं संजय गुप्ता जी। जैसा कि संजय गुप्ता जी, सोमेश जी भी कह रहे हैं कि हमें बजट से उम्मीद नहीं रखनी है, हमें एज अ नेशन एकजुट होना है, हमें देश को देना है, वित्त मंत्री को उम्मीद बंधानी है। लेकिन जो घर खर्च चला रहे हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो जो दिहाड़ी मजदूर जो लौट गया राजधानी दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से, महानगरों से, मुंबई से लौट गया अपने अपने गांव की तरफ, जो अभी अपनी कमाई के बारे में सोच रहा है, क्या लगता है क्या मिल पाएगा? रोजगार सृजन कैसे होगा? देखिए, वित्त मंत्री जी पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रही हैं कि एक ऐतिहासिक बजट होगा। अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे देखा, इकोनॉमिक सर्वे में भी एक मेंशन है कि क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी। देखिए, बजट से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री जी काफ़ी नई चीज़ें ला सकती हैं, और अगर हम प्रेसिडेंट देखें तो अभी यूके के अंदर जो बजट मिस्टर सुनाक ने दिया, और इसके अलावा और कंट्रीज़ में जो बजट आ रहे हैं, वो बजट जो है सपोर्टिव बजट्स आ रहे हैं। तो सपोर्टिव बजट की मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार कि ये सपोर्ट करेगा वर्किंग क्लास को, सपोर्ट करेगा MSME को, सपोर्ट करेगा ट्रेड को, सपोर्ट करेगा बिजनेस को। इस बारे में लगातार पॉजिटिव ट्रेंड्स जो है वित्त मंत्री जी की तरफ से आ रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड वित्त मंत्री जी की तरफ से आ रहे हैं, और जैसा कि हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव स्माइल, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वित्त मंत्री पूरे देश को देने की कोशिश कर रही हैं। आरपी गुप्ता साहब,
जिस पॉजिटिविटी के साथ वित्त मंत्री बजट लेकर बाहर आई हैं, क्या संभावना व्यक्त की जाए? देखिए, एक तरफ सोमेश अरोड़ा जी हैं जो कह रहे हैं कि हमें देश को देना है, उम्मीद नहीं करनी है। दूसरी तरफ संजय गुप्ता जी हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वित्त मंत्री लगातार कह रही हैं कि बेहद ऐतिहासिक ये बजट होगा। क्या ऐतिहासिक हो सकता है? क्योंकि जितनी नेगेटिविटी में, जितनी माइनस ग्रोथ रेट में वित्त मंत्री देश का बजट पेश करने जा रही है, शायद ही इससे पहले किसी वित्त मंत्री ने किया हो। रंजना जी, ये बहुत ही सही कहा संजय गुप्ता जी ने कि इस समय नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी की आवश्यकता है। हमारे देश में जहां जनता अब उम्मीद कर रही है किसी प्रकार सरकार हमको कुछ ऐसा करे कि हमारे पास आमदनी बढ़े, क्योंकि केवल खाने के अलावा लोगों के पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को जहाँ तक है मैं समझता हूँ कि यदि वो टैक्स की बात करें, टैक्स सेविंग के लिए 80C में हो सकता है थोड़ा ये लिमिट बढ़ा दें, जहाँ हमारे 1.5 लाख तक की 80C की है वो उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दें, जिससे लोग अपनी कुछ सेविंग करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। दूसरा मेरा मानना ये है कि हो सकता है कुछ चीज़ों पे ये GST थोड़ा कम कर दें, क्योंकि GST आपने देखा कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। GST के माध्यम से भी थोड़ा ये उपभोक्ता को आपकी कुछ राहत मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर हालांकि बहुत ही जटिल है इस समय वित्त मंत्री के लिए कि किस प्रकार हम दोनों चीज़ें पूरी करें। एक तरफ सरकार के लिए जो हमारी जितनी भी डेफिसिट क्रिएट हुई है और दूसरी तरफ जनता की उम्मीद है कि हम जनता को आमदनी मिले, तो दोनों को पूरा करना बहुत ही कठिन काम है। फिर भी निश्चित तौर पर मेरा मानना यह है कि सरकार चाहेगी कि हम कुछ पॉजिटिविटी लाएं और निश्चित तौर पर ये चाहे वो इंटरेस्ट रेट के माध्यम से हो, चाहे वो GST के माध्यम से हो, कुछ न कुछ इस तरह का पहल की जाएगी सरकार के द्वारा, जिससे आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। सोमेश अरोड़ा जी, हमें देश को देना है, लेकिन क्या हम टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद कर सकते हैं? या अगर हम अपने घर का सपना देख रहे हैं तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो सपना इस साल बजट के बाद साकार होने की संभावना है? देखिए, दो एक चीजें हैं। कुछ चीजें जो होती हैं वो फिस्कल पॉलिसी में नहीं आती। मैं अपने सुनने वालों को भी क्लियर करता जाऊं। इंटरेस्ट रेट कम करना है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि वो लिमिट जो है इनकम टैक्स में लोन के लिए या इंटरेस्ट के लिए उसको बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इंटरवेंशन करना वो आपके यहाँ पे नहीं है। GST का रेट चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, वो काउंसिल करती है। तो ये दो तीन चीजें स्पष्ट करनी है। इनकी मांग करना और ये एक्सपेक्ट करना ही गलत है। जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ हाथ में आप लेंगे, कुछ हाथ से देंगे। किसी किसी सेक्टर में आपको लगता है जैसे मिडिल क्लास काफी सालों से प्रताड़ित फील कर रही है, 5 लाख की लिमिट भी जो है वो भी कंडीशनल है, 2.5 लाख की है, तो उसको शायद अगर चेंज कर दे तो मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए। कहीं से रिसोर्सेज जुटाने होंगे, कहीं से आपको करने होंगे। जो मेरे को लगता है कि एक कस्टम पे सेस लग सकता है। कस्टम का क्योंकि वो सेंट्रल डोमेन में आता है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो सेंट्रल किसी किस्म का सेस आपको 1 लाख करोड़ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए जरूरत है। ये वो अप्रत्याशित खर्चा है जो आपने नहीं सोचा था। आप फ्री टीका जो देने जा रहे हैं कोरोना का, उसका 1 लाख करोड़ का खर्चा पड़ने वाला है। कुछ आपको लोन मिला हुआ है, बाकी आपको रिसोर्सेज जुटाने हैं। तो उसके लिए अगर सरकार कोई सेस लगाती है कस्टम में, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रोपोजिशन। एक NCCD है जिसपे अपना वो लगाया जाता है टोबैको वगैरह पे, उसको पिछले साल बढ़ाया था, इस साल हो सकता है और बढ़ा दें। तो ये सब है। आप GST की जो बात कर रहे हैं उसमें जो भी इम्पीटस हुआ है रेवेन्यू में, वो सिर्फ ऑयल रेवेन्यू रेज करने से होता है। 1 रुपया अगर रेज करते हैं तो 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है, और गवर्नमेंट ने 7-8 रुपया रेज किया था। तो वो आपको अगर खुशी मिल रही है GST से, तो उसकी वजह ऑयल रेवेन्यू है। बाकी अगर अभी भी देखें तो प्रोडक्शन काफी सुस्त है और उसको लाना है कगार पे। अभी आप V शेप के काफी नीचे हैं, उसे धीरे धीरे उठाना होगा। तो उम्मीदें रखिए, मगर विद इन रिसोर्सेज ही करना पड़ेगा जो भी टिंकरिंग हो। रिसोर्सेज क्रंच है, गिव एंड टेक वाली स्थिति है यहाँ पर। अगर कहीं ना कहीं आप पर भार पड़ेगा तभी आपको रिसोर्सेज मिल पाएंगे। संजय गुप्ता जी, जैसे कि सोमेश अरोड़ा जी भी बता रहे हैं, हम GST का जो कलेक्शन बढ़ा है उससे खुश तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तेल के दाम बढ़े हैं उससे GST कलेक्शन बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हमने दिया है सरकार को, तब सरकार हमें रिफंड कर रही है। देखिए, GST कलेक्शन जो जनवरी के अंदर 1,20,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, ये ऑल टाइम हाई है। और वित्त मंत्री जी ने भी इसे बड़े जोश से ट्वीट भी किया है और अभी उनका मैसेज भी आया है। GST कलेक्शन बढ़ना एक गुड साइन है, लेकिन GST के अंदर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर MSME सेक्टर
और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज और स्मॉल ट्रेडिंग सेक्टर है, अगर उसको जीएसटी के अंदर कुछ रिबेट मिले तो ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, अभी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो सर्विस सेक्टर है उसे बताया गया है कि उसमें 16% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। 16% का कॉन्ट्रैक्शन आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द बिजनेस हैज़ गॉन अवे फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। इसे संभलने में बहुत समय लगेगा। मेरी ये उम्मीद है कि शायद सर्विस सेक्टर के लिए इस बार जीएसटी जो 18% है, आपको याद होगा सर्विस टैक्स के अंदर रिजाइम के अंदर ये 15% का टैक्स था, जो इमीडिएटली बढ़ा के सर्विस टैक्स के जीएसटी रिजाइम में 18 कर दिया गया था। मेरी जीएसटी के ऊपर वित्त मंत्री जी से एक प्रार्थना है कि सर्विस सेक्टर के लिए एटलीस्ट इसे 18% से गिरा के 12% करना चाहिए। देखिए आज के समय के अंदर इकोनॉमिक सर्वे भी यह कहता है फिस्कल डेफिसिट मायने नहीं रखता है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस हैं, और उसके अलावा जो हमारे जो बाकी पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी के, चाहे वो इन्फ्लेशन का है या मनी सप्लाई का है, वो पॉजिटिवली बहुत कंट्रोल के अंदर हैं। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उन सेक्टर्स को सपोर्ट देना चाहिए जो सेक्टर्स लगातार सफर कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान एमएसएमई सेक्टर की तरफ लाना चाहता हूं। एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अभी पीछे आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंदर सरकार ने एक नई पॉलिसी डिक्लेयर की थी, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 10 इंडस्ट्रीज उसके अंदर कवर की थी। ये प्रोडक्शन लिंक स्कीम जो है अभी स्टिल लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि इसकी मोडेलिटीज गवर्नमेंट वर्कआउट नहीं कर पाई है। इसके अंदर मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस स्कीम को तुरंत लागू किया जाए ताकि उन सेक्टर्स को फायदा हो। लेकिन इसके अलावा इस स्कीम में एक और गुजारिश है। इसके अंदर उन्होंने खाली 10 इंडस्ट्रीज जो हैं वो कवर की हैं। इन 10 इंडस्ट्रीज के अलावा अगर बाकी और 10 या 15 इंडस्ट्रीज फर्दर कवर की जाती हैं तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव्स एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। सेकेंडली, एमएसएमई सेक्टर की एक बहुत समय से डिमांड रही है कि जो प्रीवियस रिजाइम था एक्साइज का, उसके अंदर 1,50,00,000 रुपए तक की जो टर्नओवर है उस पर एक्साइज नहीं लगता था। आज ₹1 से अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसके बगैर आपका बैंक अकाउंट भी नहीं ओपन होता है, तो अगर सरकार चाहे तो एक एमएसएमई को रिबेट वो रिवाइव कर सकती है कि उसके लिए 1,50,00,000 की जो टर्नओवर है उसे जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सहारा देने के लिए, जो हिंदुस्तान की बैकबोन है। आपका सर्वे ये कहता है कि ऑलमोस्ट 6,30,00,000 यूनिट्स जो हैं वो एमएसएमई के अंदर मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये 6,30,00,000 जी 6,30,00,000 यूनिट्स जो हैं आज एमएसएमई की मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम स्मॉल ट्रेडर्स को जोड़ देते हैं तो ये संख्या कहीं जाके 15 करोड़ के आसपास बिजनेस एंटरप्राइजेस हिंदुस्तान में बन जाती हैं। अगर हमें एमएसएमई को वाकई सपोर्ट देना है तो हमें इस 1.5 करोड़ की स्कीम को लाना पड़ेगा। सेकेंडली, आपकी जो सब्सिडी स्कीम थी जिसके अंदर आपने क्रेडिट गारंटी दिया था, वो एक्सपायर हो रही है मार्च 21 में, जिसमें आत्मनिर्भर स्कीम में 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। उस स्कीम की मेरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस स्कीम को 1 साल के लिए मिनिमम आगे और कंटिन्यू करेंगी ताकि एमएसएमई सेक्टर को एक बहुत बड़ा सहारा मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोरोना की मंदी जो देश की अर्थव्यवस्था झेल रही है, उसमें हमें सबसे ज्यादा अगर किसी को बूस्टअप करना है तो वो एमएसएमई सेक्टर को करना है। प्रदीप कुमार भी हमारे साथ, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए रंजना, देश का आम बजट और 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगे और उससे पहले अपने वित्त मंत्रालय जो उनका दफ्तर है यहाँ से वो रवाना हुई थी, जो अपना बजट पिटारा था, जो कि डिजिटल माध्यम से यहाँ पर बजट पेश किया जाना है। ऐसे में आईपैड माना जा रहा है ये, जो लाल कवर से ढका हुआ था, मोहर लगी हुई थी। और इस वक्त जो हमारे ठीक पीछे है राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर ये मुलाकात चल रही है राष्ट्रपति के साथ, उनकी जहाँ पर वो मुलाकात कर रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे राष्ट्रपति भवन की। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं हलचल है, क्योंकि इंतज़ार है कभी भी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलेंगी, रवाना होंगी और वो सीधे संसद भवन जाएंगी। संसद भवन में 10:15 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद 11 बजे बजट पेश करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो काफ़ी उम्मीदों का बजट ये माना जा रहा है, जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं। कोरोना संकट के चलते अर्थव्यवस्था को लगातार चोट मिली है और ऐसे में जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया था वो भी नाकाफ़ी साबित हुए, ये विरोधी कहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या बजट में खास होगा, किस सेक्टर को फोकस किया जाएगा, लेकिन किसान आंदोलन के बीच कृषि सेक्टर पर निगाहें लगी हैं, वहाँ उसके पिटारे में कितना यहाँ पर सरकार दे पाती है। रक्षा बजट को बढ़ाने की चुनौती होगी क्योंकि सीमाओं पर चुनौती बनी हुई है, ऐसे में उस सेक्टर को भी उम्मीदें हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, कोरोना संकट के चलते जो निश्चित तौर पर उसको मदद की ज़रूरत है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सेक्टर के लिए भी क्या सरकार नया लेकर आती है, इस पर नजरें हैं। इसके अलावा मिडिल क्लास की बात करें, जो नौकरी पैसा वर्ग है उसके लिए, जो कि खास तौर से लॉकडाउन के चलते, कोरोना संकट के चलते निशाने पर रहा है, तो ये अर्थव्यवस्था की तमाम चुनौतियां हैं जिनको पार पाने के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में क्या खास निकल कर आएगा, उस पर उम्मीदें जमी हुई हैं। इस वक्त बैठक चल रही है और कभी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से यानी राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए अपने काफिले के साथ संसद भवन रवाना हो जाएंगी। रंजना, प्रदीप बने रहिएगा, लगातार अपडेट लेते रहेंगे आपसे। आरपी गुप्ता साहब, डिफेंस को क्या मिल सकता है, क्या मिलने की संभावना है? हम इग्नोर नहीं कर सकते जिस तरह से सीमा पर विवाद बढ़ा हुआ है, चाइना आंखें तरेरे हुए है। क्या आप संभावना जता रहे हैं इस बजट में रक्षा क्षेत्र को? क्या देखिए मैडम, कोरोना काल में हम जहां एक तरफ कोरोना से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी सीमाओं पर जो चीन की सेनाओं से भी हमें अपने को बचा कर रखना पड़ेगा। जो बजट हमारा रक्षा क्षेत्र पर हम करते हैं, निश्चित तौर पर हमको वो बरकरार रूप से रक्षा पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। परंतु ये इस समय जब कोरोना काल चल रहा है, उस समय हम ये उम्मीद करें कि हम रक्षा बजट में कुछ बहुत बड़ा अंतर कर पाएँ। मुझे नहीं लगता कि ये संभव होगा कि हम रक्षा का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आप समझिए कि इस समय देश हमारा बहुत ही विषम परिस्थितियों में जूझ रहा है। क्योंकि एक तो कोरोना महामारी से देश को बचाना, कोरोना का टीकाकरण करना, और दूसरी तरफ हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना। तो सरकार के लिए इस समय सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम अपने देशवासियों को कोरोना से सुरक्षित रखें। और एक तीसरा इस समय जो समस्या आ गई है, आप देख रही हैं, वो किसानों की, किसान जो आंदोलन बना हुआ है, इस सब के बावजूद जहां सरकार ने व्यवस्था की थी कि हम कैसे भी किसानों की स्थिति अच्छी करें, चाहे वो 3 बिल लाए, और उसके बावजूद भी किसान नहीं तैयार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि आखिर क्यों किसान अड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं मान रहे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है, एक ऐसा किसान भी है जिसके पास बहुत ज़्यादा आमदनी है। उनको लगने लगा है जब सरकार के हमारे बिल के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब आएगी तो निश्चित तौर पर सारी इनकम इनकी नंबर 1 में हो जाएगी। क्योंकि जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर होंगे, जब वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, वो इनकम इनको देंगे नंबर 1 में, यानी कि बैंक के माध्यम से। बैंक के माध्यम से देने पर इन सब की इनकम पता चल जाएगी कि बड़े किसान कितना फ़ायदा ले रहे हैं ये सरकार से, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से, चाहे वो लोन्स के माध्यम से। क्यों सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं किसानों के लिए, चाहे वो सब्सिडी हो डीजल पर, चाहे वो इनके लोन वेवरिंग हो, ये सारे किसानों के लिए ही हैं। परंतु एक बहुत बड़ा वर्ग वो अभी भी अड़ा हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो जाएगी, हमारी सारी इनकम पता चल जाएगी, हम उन सब का फ़ायदा लेना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए बहुत ही विषम स्थिति है कि हम सबको बहुत ही विषम परिस्थिति है। देखिए, किसान नाराज हैं, हमें डिफेंस सेक्टर को भी देना है, हेल्थ सेक्टर को भी देना है, नौकरियां भी देनी है, रोजगार सृजन करना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, कोरोना से भी लड़ना है, वैक्सीन भी पूरे देश को लगानी है। ऐसे में किस तरह से इस बजट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?